Hello everyone, welcome back on Conceptual Biology. This is Yogesh Tabjal. Student, as you know, in our previous video, we have already discussed about the structure of internal structure of kidney and nephron. In this video, we will discuss about the mechanism of urine formation, means how a nephron is worked, and nephron is the structure and function unit of kidney. So kidneys are the most important excretory organs in human beings और उसके उस इम्पोर्टेंस को कंफर्म करता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो फंक्शन है दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन का जो मैकेनिज्म है ये लगभग तीन जो प्रोसेस होती हैं, थ्री डिफरेंट प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करता है. मींस मैकेनिज्म तीन प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है. तो पहला जो इसमें कंप्लीशन जो रहेगा, पहला जो स्टेप है पहला मैकेनिज्म का दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का मीन्स है कि फिल्टर्ड आउट में जो प्रोडक्ट है जो ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड के साथ किडनी में आते हैं, क्योंकि किडनी क्या करती है लगभग जो ब्लड का टोटल अमाउंट है मतलब 1.3 लीटर और 1300 ml हम इसे कह सकते हैं. तो इतने ml को क्या करता है, रिसीव करता है. देन दिस रिसीव फॉर्म नाउ गोज टू द फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द किडनीज. तो यहाँ पे ये रहेगा कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पे फंक्शन करेगा जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट वी हैव टू नेफ्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ आर्ट्रियोल्स. One is afferent arteriole and second one is efferent arterioles. Afferent का मीन मैंने कहा था कि क्या करता है कि जो आर्टरीज हैं दे रिसीव मतलब वो क्या करती हैं किडनी के पास नेफ्रॉन के पास ब्लड को लेके आती है, तो क्लोज टू द नेफ्रॉन. और सेकंड वन हमारे पास efferent है. तो efferent के केस में हमें दिखेगा कि यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है, इससे दूर लेके जाता है आउटसाइड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे कहने का मतलब ये है. और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि जो डायमीटर होता है द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल इज लेस देन एफरेंट आर्ट्रियोल. तो इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम है जिस वजह से थोड़ा नैरोनेस वहां पे देखने को मिल सकती है. मींस एफरेंट आर्ट्रियोल्स, क्योंकि इससे हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है इसका स्टेप निकल के आता है. तो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होता है, एफरेंट से कम होता है. एफरेंट से कम होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये नैरो होगा, और जब ये नैरो होगा बाहर निकलने वाला तो ये यहां से क्या करेगा, यहां प्रेशर को एक्सर्ट करेगा. मींस बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इज अंडर प्रेशर. तो यहां पे ये क्या करेगा, इस एफरेंट इसके नैरो होने के कारण यहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा. इस प्रेशर को ही हम यहां पे क्या कहते हैं, जो एक्सर्ट प्रेशर होगा दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और यही प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस व्हेन इफ ड्यू टू द efferent arterioles narrowness it exert pressure on वोमेन कैप्सूल. तो जब वोमेन कैप्सूल में प्रेशर एक्सर्ट होगा देन एज ए रिजल्ट इट फॉर्म या इट फंक्शन एज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब होगा देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे प्रोसेस चलती है कि जो फिल्ट्रेशन है जितने भी हमारे पास स्मॉल सॉल्यूट रहेंगे दैट यूरिक एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स जो भी यहाँ पे रहेंगे दे आर फिल्टर्ड आउट विद वाटर. तो ये वाटर के साथ क्या होता है, फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं यहाँ से. तो जो फिल्टर्ड आउट की कंडीशन है, अब ये क्या करता है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां से ग्लोमेरुलस का फंक्शन हो गया देन आफ्टर द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इट गोज टू द बोमेन कैप्सूल. अब ये क्या करता है, वोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है. जैसे ही वोमेन्स कैप्सूल में एंटर करेगा तो वोमेन्स कैप्सूल में एंटरिंग करने के बाद वहां पे क्या फंक्शन होगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आया है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज नेफ्रिक और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. तो जो यहां से प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिक या फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं.
तो क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि मतलब हमें ये पता है कि कैसे मतलब ये वर्क कर रहा है। वर्क कैसे कर रहा है? अंडर प्रेशर, क्योंकि इधर से ये नैरो है तो एफरेंट आर्टियोल पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। वो जितना ब्लड वहां पे ला रहा है उस ब्लड में क्या हो रहा है? वहां पे फिल्ट्रेशन का काम शुरू हो रहा है। तो प्रेशर के कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है जो आगे मूव कर रहा है वोमेन कैप्सूल में। वोमेन कैप्सूल में जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होता है? एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो किडनी 1 मिनट का, अगर मैं किडनी का प्रोडक्शन देखिए, किडनीज प्रोडक्शन पर मिनट की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में जितना अमाउंट क्या करती है किडनी प्रोड्यूस करती है, दैट अमाउंट इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट मींस GFR। और ये GFR जो है दैट इज कितना होगा? ये होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है, यहां से 125 ml पर मिनट, या फिर इसके अलावा 180 लीटर पर डे के आसपास ये क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये जो फिल्ट्रेशन रेट रहेगा, ये फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? प्रॉपर होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 ml ये पर मिनट में, और एक दिन में 180 लीटर पर डे क्या होता है? फिल्टर्ड आउट होता है। बट जो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है ये पूरा का पूरा यूरिन के फॉर्म में बाहर रिलीज आउट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मैकेनिज्म के अदर स्टेप्स भी हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। बट ये एक सिंपल सा दिख रहा है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का जो अमाउंट है दैट इज 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। तो डे के हिसाब से हम देख सकते हैं और मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में जितना अमाउंट वो क्या करता है? यहाँ पे प्रेफर करता है, जितना अमाउंट वो यहाँ से रिलीज करता है दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ पे जो रहेगा क्या करते हैं कि जब ये एक्टिवेशन होता है तो इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है यहाँ पे जो सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी सेल्स। तो ये जो जक्स्ट्रामेडुलरी सेल्स हैं ये रेगुलेट करेंगे ग्लोमेरुलस को, और जब ग्लोमेरुलस इनके थ्रू यहाँ पे रेगुलेट होगा तो इसका मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स क्या करती हैं? यहाँ पे जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होता है वैसे एक हार्मोन याद रिलीज होता है दैट इज नोन एज रेनिन। तो रेनिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है जो कि क्या करता है कि इसके जो अमाउंट है इस अमाउंट को क्या करता है? लेवल पे लाता है, मींस इट बैक्स इट टू द नॉर्मल। इसको क्या करता है? नॉर्मल में लेके जाता है, ये बैक करता है उसको नॉर्मल की तरफ को। तो ये चीज आएगी हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में। तो यहाँ पे ये पहला पोर्शन जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद आगे हम देखते हैं, वैसे रेनिन जो यहाँ पे एक एंजाइम भी है रेनिन। तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि एक में ये है, एक तो ये है N दो आते हैं डबल N, और एक आता है यहाँ पे रेनिन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये है हार्मोन, ठीक है, और ये है यहाँ पे एंजाइम। तो ये रेनिन एंजाइम जो होता है इट इज नेसेसरी टू डाइजेस्ट द मिल्क, मींस मिल्क को जो मतलब क्या करता है? कर्डलिंग या फिर उसके डिग्रेडेशन के लिए जो जरूरत है वो रेनिन एंजाइम पड़ता है इन इन्फेंट्स। तो जो बच्चे होते हैं मतलब जो बेबी होंगे न्यूबॉर्न, वो क्या करते हैं? मिल्क को ही डाइजेस्ट करते हैं। तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे रेनिन एंजाइम क्या होता है? रिलीज होता है। भले ही बाद में ये एंजाइम क्या होता है? पेप्सिन इसको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, या पेप्सिन इसका काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि तब बाकी फूड अमाउंट या प्रोटीन अमाउंट को बॉडी में क्या करते हैं? कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हार्मोन है जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को क्या करता है? नॉर्मल करता है। जब किस केस जब वो क्या होता है? डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है और मिल्क की कर्डलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पहली कंडीशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, और इस स्टेप में हमने देखा कि हमारे पास टोटल 180 लीटर पर डे के हिसाब से या फिर 125 ml पर मिनट के हिसाब से क्या हुआ है? रिलीज हुआ है।
ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, फिल्टर हो गया ये। तो ये पर मिनट के हिसाब से 125 ml पर मिनट यहाँ पे हमारे पास फिल्टर, जो ब्लड है सॉल्यूट्स है वो सारे फिल्टर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या चलता है, दूसरा स्टेप इसमें चलेगा, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। मींस जो प्रोडक्ट होंगे, या फिर इसको मैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कह सकता हूँ। तो जितने भी प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हुए, क्योंकि ये देखो 125 ml पर मिनट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 180 लीटर पर डे, बट जो यूरिन रिलीज होता है वो 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से होता है। मतलब एक दिन में केवल 1.5 लीटर ही क्या होता है बॉडी से रिलीज हो पाता है एज यूरिन के फॉर्म में। तो ये बाकी कहाँ जाता है, ठीक है। तो बाकी क्या होता है, बाकी का जो पोर्शन है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जो नेसेसरी प्रोडक्ट रहेंगे बॉडी के, उन नेसेसरी प्रोडक्ट को जो बॉडी का या नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट रहेगा, वो ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है, दोबारा से एब्जॉर्ब करता है। तो जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, वो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और वो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो हम ये कह सकते हैं कि जब 1 लीटर पर डे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, तो 99% ऑफ द मटेरियल आर रीएब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 99% जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाते हैं, आराम से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है, अलग अलग जितने भी हमारे पास क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कुछ आयंस होते हैं, कुछ इसके अलावा हमारे पास क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूरिया होता है, या इसके अलावा यूरिक एसिड्स बॉडी में क्या होते हैं, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इन सब का क्या होता है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो डेफिशिएंसीज है वो डेफिशिएंसी दिखने लगेगी, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट हमारी बॉडी में, आयंस का अमाउंट हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को ये क्या करता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए इस साइड अगर हम चले, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये बोमेन कैप्सूल है, सॉरी ये ग्लोमेरुलस है, जहां पे ये क्या होगा बंच ऑफ आर्टरीज है हम कह सकते हैं। इसके बाद ये बाहर का पोर्शन जो कपलाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, दैट इज बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से लगा हुआ ये जो कॉइल्ड पार्ट है, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, दैट यू शेप्ड पोर्शन, यू शेप्ड ट्यूब इज नोन एज हेनलेज लूप, जिसका एक पोर्शन डिसेंडिंग और एक पोर्शन क्या होता है असेंडिंग होता है। और इसके बाद लास्ट पोर्शन कॉइल्ड पोर्शन जो कि कलेक्टिव डक्ट में ओपन होता है, दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जितने भी एमिनो एसिड्स हैं और इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं आयंस होते हैं, हम ये लगा लो कि ग्लूकोज हो गया, जो आयंस हो गए, ऑल प्रोडक्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द पीसीटी। तो पीसीटी जो यहाँ पे फंक्शन करता है, आयंस को जो क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, वो पीसीटी करता है। ठीक है, इसके अलावा 75% of water amount is reabsorbed by the PCT, proximal converted tubules। मतलब मेन पोर्शन जो रीएब्जॉर्प्शन का हो गया, वो मेन पोर्शन कौन सा होता है, पीसीटी होता है। इसके अलावा हम देखें अगर यूरिया और इसके वाटर के कुछ पार्ट को देखें, तो वाटर तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कौन सी होती है, वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस आती है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिक प्रेशर बनेगा, प्रेशर जिस तरफ मेंटेन होगा तो हायर टू लोअर की तरफ वो क्या करता है मूव करता है। मींस वहां पे डायरेक्टली क्या होता है कि वाटर के लिए ऑस्मोसिस, और जो क्या है यूरिया है, यूरिया के लिए सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस चलती है, जहां पे कोई भी मटेरियल क्या हो जाता है अंदर एंटर कर जाता है, मतलब फ्रीली एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की, सिंपल डिफ्यूजन। तो वाटर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू एंड यूरिया होता है इसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा सोडियम है, सोडियम आयंस मेनली, तो सोडियम आयंस क्या होता है एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा देखें तो अलग अलग तरीके से क्या होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है,
और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस चलती है, अब यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जो प्रोडक्ट बचे हैं, क्योंकि अब जो नेसेसरी प्रोडक्ट है उनका तो ट्यूबुलर पार्ट ने क्या कर दिया, अपना रीएब्जॉर्प्शन कर लिया है। अब रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो देन हम क्या करते हैं, तीसरी प्रोसेस की तरफ एंटर करते हैं। और तीसरी प्रोसेस में जब ये एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बच गया सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस बॉडी से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एज ए कंसंट्रेटेड यूरिन, और दैट स्टेप इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट अभी तक हमारे पास थे, मतलब जो भी ब्लड में अब रह गए हैं, फिल्ट्रेशन के बाद बच गए हैं, ठीक है, वो सारे रिमूव होते हैं किसके थ्रू, इस ट्यूबुलर सिक्रीशन वाले स्टेप के थ्रू। तो इस स्टेप में हमने ये देखा कि ये क्या करता है, आप जो बॉडी फ्लूइड में जो आयनिक बैलेंस है, ये किस लिए यहाँ पे जरूरी है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इस वजह से यहाँ पे नेसेसरी है कि जो आयनिक बैलेंस है, उन आयनिक बैलेंस को ये क्या करता है, यहाँ पे मेंटेन करता है। तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करने का फंक्शन होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन का, ठीक है। और जो जनरल पार्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन का, ये जनरल पार्ट DCT में होता है, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जनरली इन्वॉल्व होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन में। तो जो हमने इससे रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बता दिया कि PCT क्या करता है, जो आयंस का मेजर फॉर्म है उनको, और जो मतलब 75% ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। हेनलेज लूप की अगर हम बात करें तो हेनलेज लूप का जो डिसेंडिंग पोर्शन है, वैसे ये क्या करता है, हेनलेज लूप में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, केवल 10% टोटल का क्या करता है, वो रीएब्जॉर्ब कर पाता है। तो 10% में जो उसका असेंडिंग वाला पार्ट होता है, असेंडिंग वाला पार्ट क्या होता है, वाटर को लिए इम्परमिएबल होता है, जबकि डिसेंडिंग वाला पार्ट वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो मीन्स वाटर के लिए परमिएबल होगा तो वाटर को वो एब्जॉर्ब करेगा, जबकि आयंस के लिए परमिएबल जो पार्ट होता है वो उसका असेंडिंग पार्ट होता है, तो आयंस को रीअब्जॉर्ब उसका असेंडिंग पार्ट करता है। मीन्स PCT आयंस प्लस वाटर 75% के आसपास, इसके अलावा बाकी उधर होगा। अगर मैं हेनलेज लूप की बात करूं तो हेनलेज लूप में क्या होगा, दो पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट रहेगा हमारा डिसेंडिंग और एक पार्ट रहेगा असेंडिंग। तो डिसेंडिंग पार्ट में क्या होगा, डिसेंडिंग पार्ट परमिएबल होता है वाटर के, मींस वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां पे चलेगा, ठीक है। और असेंडिंग पार्ट जो है दैट इज परमिएबल टू आयंस बट इम्परमिएबल टू वाटर। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होगा, जो आयन रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने बताया कि आगे जो मतलब हम बात करेंगे किसकी, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स की। तो डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि जो सोडियम आयन है और वाटर है, बचा हुआ जो पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम आयन हो गया और एक वाटर अमाउंट हो गया। तो सोडियम आयन जो है ये अंडर द प्रेशर ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि रिलीज होता है किससे, एड्रिनल ग्लैंड एट द टॉप ऑफ द किडनी। ट्रायंगल जो शेप किडनी के ऊपर एक ग्लैंड थी, वो थी एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, और वो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस का जितना भी रेगुलेशन है, तो वो रेगुलेशन किसके अंडर कंट्रोल में होता है, वो एल्डोस्टेरोन के अंडर कंट्रोल में होता है। जबकि वाटर का ये वाला जो होगा, एक है एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन के अंडर कंट्रोल में ये फंक्शन करता है। जबकि जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है, ये क्या करता है, एक हार्मोन आता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम से भी पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मीन्स जो टोटल अमाउंट है फिल्ट्रेशन का, उसको जो हार्मोन रिलीज नहीं होने देता, जो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन यहाँ पे क्या करता है रिलीज, क्योंकि ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, जो प्रेशर है उस प्रेशर को यहाँ पे मेंटेन करता है। मींस टोटल अमाउंट ऑफ जो फिल्ट्रेशन है, वो टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिलीज नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, फंक्शन करता है। इसके अलावा अगर ये ADH या एडिनोसिन
जो मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, एक डेफिशिएंसी कॉज करता है। तो अगर ये ना हो तो एक डेफिशिएंसी कॉज होती है, जिस डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, डायबिटीज इंसिपिडस नाम से थोड़ा सा अलग है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किसकी है, ये रिलेटेड है या डेफिशिएंसी है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। जबकि डायबिटीज मेलिटस ये रिलेटेड है डेफिशिएंसी पैनक्रियास से। मतलब जब क्या होता है कि इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होता तो वो है डायबिटीज मेलिटस, और ये है डायबिटीज इंसिपिडस जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा। तो ये हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसलिए भी यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है। दूसरी चीज वो क्या करता है कि मतलब जो यूरिन है, यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल भी करता है कि कितना अमाउंट क्या करना है यहाँ से रिलीज करना है। तो टोटल जो यूरिन है, यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, और वो होता है किस पिगमेंट के कारण, एक पिगमेंट आता है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण क्या होता है कि जो यूरिन है, यूरिन का जो कलर है वो येलो होता है, ठीक है। जो स्मेल है वो अमोनिया की प्रेजेंस के कारण है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें प्रेजेंस मतलब जितने भी यूरिन में जो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं वो सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से जो 96% वाटर का होता है, ठीक है। और इसके अलावा 2.5% इसमें, अगर यूरिन की बात करें यूरिन कंपोजिशन की, तो यूरिन कंपोजिशन में यहाँ पे क्या होता है देखने में ये है कि पहले तो 96% जो टोटल यूरिन का है दैट इज द वाटर, तो वाटर का अमाउंट होता है। इसमें अगर 2.5% अगर हम देखें तो 2.5% यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यहाँ पे क्या होता है 2.5% होता है यूरिन में। इसके आगे जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स रहेंगे, तो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मतलब जैसे सोडियम आयन हो गया, ठीक है, पोटेशियम आयन हो गया, जो भी आयंस की फॉर्म है, आयनिक फॉर्म या इनऑर्गेनिक जो क्या पोर्शन रहेगा, तो इनऑर्गेनिक पोर्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका 1.5% यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट रहता है। तो 2.5 ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक में आएंगे। इनऑर्गेनिक में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन की जो आएंगे ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक में आएंगे। 96% वाटर हो गया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, इस ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में ही यूरिया आता है, इस ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में भी यूरिक एसिड आता है। कई बार देखा होगा कि यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि ये क्या नहीं कर पाता, नेफ्रॉन प्रॉपर्ली उसको फिल्टर नहीं कर पाते। तो यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया। इसके अलावा एक और अमाउंट होता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन भी यहाँ पे क्या करता है प्रेजेंट होता है इसमें। तो डिफरेंट जो सबस्टांस है, डिफरेंट सबस्टांस क्या होते हैं यूरिन के कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा हमारा जो मतलब क्या रहेगा, जो पोर्शन है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उसका सीक्रेशन होता है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक। तो पहले फिल्ट्रेशन होगा, जितना अमाउंट फिल्ट्रेट होता है उसका कुछ ही अमाउंट क्या होता है बॉडी से रिलीज होता है, मतलब 1.5 लीटर पर डे क्या होता है रिलीज होता है, और 180 लीटर पर डे क्या होता है फॉर्म होता है। तो ये सब क्यों होता है वो मैंने बताया कि किस वजह से होता है, इस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, जो कि पीसीटी में होता है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में होता है, हेनरीज लूप में होता है। इसके अलावा डीसीटी डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में होता है, जहां क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन अपना अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। और अदर मतलब यूरिन के कंपोजिशन में कलर उसका यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, और जो बाकी चीजें हैं वो बाकी चीजें क्या है, इस तरह से कंपोजिशन इसका क्लियर होता है। अब ये एक्सक्रीशन जो है, ये एक्सक्रीशन चाहिए तो नीड क्या थी, स्टार्टिंग में हमने बात भी की थी इस चीज पे कि मतलब नीड क्यों है एक्सक्रीशन सिस्टम की। तो नीड है एलिमिनेशन। पहला पॉइंट आया था हमारा एलिमिनेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं या अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनका एलिमिनेशन, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एक्सक्रीशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन एक पोर्शन हमने फिर डिस्कस किया था पहले वीडियो में इस चैप्टर के। तो उस वीडियो में जब हमने डिस्कस किया तो हमें ये भी पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, वाटर सॉल्ट को बैलेंस करता है, उसके अमाउंट को बैलेंस करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बॉडी में सॉल्ट कंटेंट है और जो ब्लड प्रेशर है, उस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सक्रीशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए।
अगर एक्सक्रीशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमिनेशन हो गया टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की या वेस्ट प्रोडक्ट के जो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए वो नहीं होगा, ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जब मतलब इतने सारे नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा किससे, नेफ्रॉन के मैकेनिज्म से रिलेटेड टॉपिक, या फिर जो किडनी है किडनी का मैकेनिज्म भी कह सकते हैं और यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कह सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड एक टॉपिक। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।